आप जिस बाबू सोने को चुनते हैं वो बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। कई बाबू सोने तो ऐसे होते हैं कि अगर बताओ भी ना किसी को कि ये इसका बाबू सोना है तो लोग हंसते हैं 4 दिन तक, तो बता यार ये कि अगर आपने कॉलेज टाइम में कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप फेस किया है तो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपका माइंड कभी भी उस वुंड से, उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाता। आप लस्ट को ही अटैचमेंट समझ लेते हैं, आप लव को ही अटैचमेंट समझ लेते हैं, आप अट्रैक्शन, आकर्षण को ही अटैचमेंट समझ लेते हैं, इसीलिए आप धोखा खाती हैं। उसके बाद कंसेप्ट आया सोशल मीडिया का। अब उसके होने क्या लगा, मैरिज हो गई, उसके बाद भी कांटेक्ट में है। हाँ, हम अच्छे फ्रेंड्स थे, अभी भी आपको फेसबुक उनकी फ्रेंड लिस्ट में मिल जाएंगे, उनके जो पास्ट के लड़के होंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर लिव इन शुरू हो गया, ट्रेंड शुरू हो गया कि मैं तो मैरिज कराने की क्या जरूरत है, लिव इन में रह लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो गया कि जी मैरिज के बाद भी आप एक्स्ट्रा पार्टनर्स रख रहे हैं। और अब क्या शुरू हो गया, अब मैरिटल किलिंग शुरू होगी। जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी। जो असली में गुटखा खाते हैं वो कौन होते हैं पता है ना आपको, मरियल। जब बिना बने ही मुझे ये मिल गया, वो भी बेचारा कुछ नहीं बना होता, वो आपकी एज का होता है, तो बाबू वो किराए की मोटरसाइकिल मांग के लाता है और फिर उसके बाद आप उसके बाल भी ऐसे होते हैं। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे छिछोरे को अपनी लाइफ में लाकर अपनी लाइफ ना बर्बाद करना, तो वही बाबू सोना आपको दुश्मन लगेगा। अब वो बाबू सोना कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आईएएस ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर तो है नहीं, क्योंकि बाबू सोने बनते नहीं है आसानी से। वो अलग बात है कि बदला बुदला लेने के चक्कर में वो होता नहीं है पिक्चरों में। जब कभी भी आपको मुश्किल सही और गलत आसान में से चुनने का मौका मिले तो हमेशा मुश्किल सही चुनना, क्योंकि आसान जो गलत है वो आपको पूरी उम्र तंग करेगा। पिक्चरों में दिखाए जाते हैं हीरो, क्या बाबू सोने वैसे होती हैं क्या? The total scenario, the total mindset, the total concept of relationship that is there in your mind is total stupidity. ये आपकी stupidity, mental failure, emotional failure, आपका character failure, इन सब चीजों को दर्शाता है। जानवर से लेकर ह्यूमन बीइंग्स ये सब कर ही रहे हैं, रिलेशन डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन जानवरों से भी बदतर हमारी जेनजी और आने वाली जनरेशन हो गई है। पहली बात तो तुम उसे क्या कर, देखो मुझसे शादी कराएगा, आधे बाबू सोने तो वैसे ही भाग जाएंगे। और बाकी बाबू सोने जो आपके हैं उनको जरा देखना, उनका पूछना कि वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, एक बार उनका जरा असली मकान देखकर आना, असली जो वो काम करते हैं वो देखकर आना, तो तुम्हारे दिमाग का नशा उतर जाएगा। पेरेंट्स बनना कोई समझदारी की बात नहीं है। जो लोग कॉलेज से मन उतारते हैं ना कि कॉलेज अच्छा नहीं है, हाँ ये कोई कॉलेज है। मैं आदमियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं औरतों के पक्ष में क्यों हूं, क्योंकि एक स्कूल जाती हुई बच्ची के साथ जब रेप होते हुए खबरें देखता हूं तो उसके पीछे एक आदमी है। कॉलेज के बाहर चक्कर लगाते हुए लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करने वाला एक आदमी है। बस में लड़कियों से टकराकर उनको छेड़ने की कोशिश करने वाला एक आदमी है। घर की नौकरानी को गलत निगाह से देखने वाला भी एक आदमी है। शादी का झांसा देकर किसी लड़की की इज्जत ले लेना या उसको धोखा देने वाला भी एक आदमी है। किसी शादीशुदा औरत को अपने प्यार में बहला फुसलाकर उसका घर खराब करने का जिम्मेवार भी एक आदमी है। घर वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को ताने देने वाला और मारपीट करने वाला भी एक आदमी है। औरतों को कम कपड़ों में दिखाकर अपना सामान बेच देने वाला भी एक आदमी है। आगे बढ़ने के नाम पर उसकी इज्जत ले लेना या उसका शोषण करने वाला भी एक आदमी है। लड़की ट्रेन की तरह आती है, एक आएगी एक जाएगी अगली फिर आएगी, ये कहने वाला भी एक आदमी है। अपनी बेटी के सपनों को कुचलने वाला बाप भी एक आदमी है। और औरतों पर बेफालतू की रोक टोक लगाने वाला भी एक आदमी है। कुछ बनना भले ही मत, लेकिन बिगड़ना कभी मत। इसके साथ ही मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी लाइफ का पहला कमेंसमेंट लेक्चर जो किसी सेशन या गर्ल्स के बैच को मैंने दिया, वो आज भले ही कॉलेज में जीता हुआ मेडल आपके काम आए या ना आए, भले ही कॉलेज में पाया हुआ गिद्दा शादी के बाद आप कहीं पर करें या ना करें, लेकिन जो वो पल आपकी लाइफ में दर्ज हो गए, वो मेमोरीज जो आपकी माइंड की मेमोरीज में दर्ज हो गई, वो कोई उनसे मिटा नहीं सकता और आप मिस करेंगे कॉलेज को। मैं स्वागत करता हूं आप सभी छात्राओं का जिन्होंने आज पहली बार या जीवन में पहली बार कॉलेज के प्रांगण में स्कूल की सीढ़ियों को पार करते हुए इस चौखट पर कदम रखा है और नए सपनों और उमंगों के साथ अपनी जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो एक बार खुद के लिए जोरदार क्लैपिंग करो। तो अब स्कूल ने तो तुम्हें कह दिया है कि ये गलियां ये चौबारा, यहां आना ना दोबारा। और अब कॉलेज में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है कि कॉलेज ये कहे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है।
तो आइए शुरू करते हैं वो असमंजस, वो कश्मकश जो अब तक 11 साल के डिपार्टमेंटल सर्विस के दौरान आप जैसे यंगस्टर्स को जब मैं हैंडल करता हूं अपनी साइकेट्रिक ओपीडी में, तो उनके जिस तरह की कश्मकश और असमंजस होती हैं, जो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके वो कश्मकश दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग एक बिजनेस चलाते हैं मोटिवेशन का, और हम लोग हैंडल करते हैं पेशेंट्स को और जानते हैं कि क्या कुछ सवाल यंगस्टर्स में आजकल कॉलेज लाइफ को ज्वाइन करने के बाद डेवलप हो रही हैं, स्पेशली इन जेनजी। जेनजी होती है जनरेशन जेड, जूमिंग जनरेशन, जो 1997 से 2020 के बीच पैदा हुई है, और 2020 से आगे की जो जनरेशन है वो है जनरेशन अल्फा। और आपने अक्सर सुना भी होगा कि जेनजी आजकल बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज से ग्रसित है, अपनी लाइफ को लेकर सवालों में उलझी हुई है। 1901 से लेकर जब तक जनरेशन के स्टेचर फॉलो हो रहे हैं कि कौन सी जनरेशन कौन सी कहलाती है, हम लोगों की लाइफ, जनरेशन की मेंटेलिटी कॉम्प्लिकेटेड ही होती जा रही है लाइफ को लेकर, जबकि सिंप्लीफाइड होनी चाहिए थी। साइंस ने और ह्यूमैनिटी ने इतनी तरक्की कर ली है, बट ये स्टुपिडिटी है हमारी ह्यूमैनिटी की कि आज की जेन जी उतनी ही बेकार हो गई है और उनके हाथ में जो फ़ोन है वो और स्मार्ट होता जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि आपकी लाइफ को लेकर आपके मन में क्या कुछ वो सवाल आएंगे जब आपने ये कॉलेज ज्वाइन किया है। ग्रेजुएशन के दौरान जब आपको चैलेंजेस आएंगे, तो जो यंग पेशेंट्स हमारे पास क्वेश्चंस लेकर आते हैं, क्वेश्चनियर्स लेकर आते हैं, सबसे पहले वो बात करते हैं किस्मत की, डेस्टिनी की, प्रारब्ध की। वो बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूं कि जितनी मेरी लाइफ की समझ है और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपने साइकेट्रिक पेशेंट्स के साथ, तो मैंने उनकी लाइफ जर्नी को समझकर यही समझा है कि जो डेस्टिनी है, प्रारब्ध है, वो पहले से प्री डिस्टाइंड है। उसमें सिर्फ हमारा 10% ही कर्म फल का योगदान है। अदरवाइज 90% ऑफ अवर लाइफ सिचुएशंस, एक्सटर्नल फोर्सेज आर गवर्न्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड सोशल फोर्सेज। यू कैन नॉट हैव ए कंट्रोल ओवर दैट। और इसी चीज को लेकर आज जेनजी बड़ी परेशान है कि लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं है। यकीन मानना कि जितना तुम लाइफ को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हो, उतना ही लाइफ तुम्हारा मजाक उड़ाती है। जिस टाइम पर जो चीज होनी चाहिए उस टाइम पर लाइफ में वो चीज कभी नहीं होती। कभी तो वो चीज तुम्हें टाइम से पहले मिल जाती है, या कभी टाइम के बाद, या ये भी हो सकता है कि तुम्हें वो चीज कभी मिले ही ना जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो। अब जरा घूम फिर कर अपने पास्ट में जाओ। पास्ट का मतलब एक ही नहीं होता जो तुम्हारे दिमाग में आया है, अपने उन सभी दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स में तुम्हारी मेमोरी है, जो 18 साल या 19 साल की उम्र तुम पार करके आए हो, और सोचो जरा कि क्या तुम आज यहां पर बैठी हो ये भी तुमने कभी प्लान किया था क्या? यू हैव नॉट प्लान दैट। यू हैव नॉट एनीथिंग प्लान अबाउट दिस डे कि आज आप इस कन्या महाविद्यालय ढान डडवाना में बैठे होंगे और मुझे सुन रहे होंगे। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, जो हमारी काउंसलिंग का भी पार्ट होता है। डेस्टिनी अगर तुम्हें कोई चीज ना दे तो उससे तुम्हें लड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक्सेप्टेंस और ग्रेटिट्यूड करना सीखो। जो तुम्हें लाइफ में मिला है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, और जो तुम्हारे पास कमी है या जो तुम्हारे पास कम है, जिसकी तुम्हें डिजायर है, जिसका तुम्हें ड्रीम है, उसे एक्सेप्ट करना सीखो। तो तुम पाओगे कि तुम्हारी 90% प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ है वो सॉल्व हो जाएंगी, और बाकी जो 10% है वो तुम्हारे कर्मों से सोल्व होगी। सो दिस इज द मोस्ट frequently asked questions of the youngsters of generation Z that what about destiny, क्या है हमारी किस्मत, क्या है हमारा प्रारब्ध, और पहले से सब प्रीडिस्टाइंड है क्या? यस, एवरीथिंग इज प्रीडिस्टाइंड। और रही बात मैट्रिमोनियल अलायंसेस की, पार्टनर्स की, कि किससे आपका रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग रहेगा, वो सब भी आपके प्रारब्ध में पहले से लिखा हुआ है। अगर आपके प्रारब्ध में नुकसान होना लिखा है तो आपको डेस्टिनी गलत इंसान से ही मिलवाएगी, और अगर आपके प्रारब्ध में आपका फायदा होना लिखा है, आपके प्रारब्ध में IPS बनना लिखा है, तो डेस्टिनी आपको सुबह 4 बजे उठाएगी, और जो आप सुबह 4 बजे पढ़ेंगे वही एग्जाम में आएगा। और एक व्यक्ति जो पिछले 6 साल से IAS की कोचिंग ले रहा है लक्ष्मी नगर में, वो खूब सालों से मेहनत कर रहा है, लेकिन एग्जाम में उसके पढ़े हुए क्वेश्चंस नहीं आते। सो यू हैव टू डेवलप फेथ इन डिवाइन, यू हैव टू हैव डेवलप फेथ इन योर डेस्टिनी, सो दैट whatever you will manifest, you will reach that, you will get that। तो समझ में आया आपको डेस्टिनी, प्रारब्ध और कर्मफल का ये सिद्धांत। अब हम चलते हैं पेरेंट्स एंड डिसीजंस पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलेज में आने के बाद हम लोग वो एज क्रॉस कर लेते हैं जब भारत का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें हमारे राइट्स के लिए बोलता है कि आप 18 साल के हो गए, अब आप अपनी मर्जी से फैसले ले सकते हैं। लेकिन अगर भारत के सामाजिक ढांचे की बात करें, सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, तो आज भी हमारे फैसलों में, ज़्यादातर फैसलों में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। यस और नो? यस।
अब आप जरा ध्यान से समझिए कि पेरेंट्स के बारे में हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग किस तरीके से की गई है। हमें शुरू से ही ये कंडीशन किया गया है कि पेरेंट्स हमेशा सही हैं। यस और नो? पेरेंट्स एंड योर डिसीजंस। पेरेंट्स बनना कोई समझदारी की बात नहीं है। दो स्टूपिड पर्सन, एक लड़का और एक लड़की जो बिल्कुल मूर्ख हैं, उनकी शादी हो गई और वो दोनों पेरेंट्स बन गए। बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो पेरेंट्स बन गए और वो अपने बच्चे के लिए अब कुछ फैसला लेने लगे हैं। पेरेंट्स बनना समझदारी की निशानी नहीं है। अपने बच्चे के लिए सही सोचना और अपने बच्चे के लिए सही फैसला लेना, इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बिल्कुल सही फैसला ले लेता तो मान लीजिए, सोच लीजिए कि विश्व में, दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही ना होती कि सभी पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए बिल्कुल सही फैसला ले लिया, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और भगवान को भी फिर बच्चे को दिमाग देने की क्या जरूरत थी कि भाई जब तुझे अपने दिमाग से काम ही नहीं करना, सारा काम तेरे पेरेंट्स नहीं करना है। तो अब कहां से ये कन्फ्लिक्ट शुरू होता है? पेरेंट्स का माइंड अपनी जनरेशन से लिंक्ड है और आपका माइंड आज की जनरेशन से लिंक्ड है। हर 20 साल और 21 साल में जनरेशन बदल जाती है। जैसे लॉस्ट जनरेशन, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड, अल्फा जनरेशन, तो इन सभी जनरेशन में 20-20 साल का फर्क है, 2 डिकेड्स। इन 2 डिकेड्स में 20 साल में सोच बदल जाती है, माहौल बदल जाता है, परिवेश बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, समाज बदल जाते हैं, आर्थिक ढांचा बदल जाता है, देश बदल जाते हैं, दुनिया बदल जाती है, साइंस बदल जाती है। उस एक्सपीरियंस के बेस पर पेरेंट्स आपके लिए फैसला लेने की कोशिश करते हैं। और जबकि आप जिस स्टेज से गुजरे हैं, जिन लोगों के बीच में पले हैं, बड़े हैं, स्टूडेंट्स में, कॉलेज में, स्कूल में, हॉस्टल में, आप उस परिवेश के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन ये स्कूलिंग और ये कॉलेज एजुकेशन, इन सब का मेन एजेंडा सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट करना नहीं है। ध्यान से समझना, ये आपको आपकी कॉलेज लाइफ में हेल्प करेगा कि आपने अपनी कॉलेज लाइफ कैसे बितानी है। ये सब चीजें आपकी मैच्योरिटी प्रोसेस का हिस्सा हैं। जब आप दुनियादारी में आते हैं तो आपको थॉटफुलनेस होना चाहिए, माइंडफुलनेस होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो जब ये सारी क्वालिटीज आप में डेवलप हो जाती हैं, तब आप अपने पेरेंट्स के डिसीजन को क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है कि कॉलेज लेवल तक बच्चे पहुंच गए, कॉलेज लेवल तक बच्चों ने पास कर लिया, लेकिन उनके अंदर एज की मैच्योरिटी तो है कि मैं बड़ा हो गया हूं, मैं 18 साल का हूं, मैं 19 साल का हूं, मैं अपने फैसले ले सकता हूं। लेकिन उम्र के साथ वो सभी क्वालिटीज नहीं आती कि आप अपने पेरेंट्स के डिसीजन को क्वेश्चन कर सको। और कहीं पर तो मैंने ये देखा है, मान लीजिए ईगो की वजह से ही पेरेंट्स के साथ बच्चों का कन्फ्लिक्ट होता है और डिसीजंस गलत हो जाते हैं। जैसे पेरेंट कह रहा है कि तुमने ये नहीं करना, सिर्फ उस ईगो क्लैश में बच्चा गलत डिसीजन ले लेता है, या बच्चा कह रहा है कि मैंने ये करना है और पेरेंट ने अपनी ईगो के लिए नहीं, तुम्हें ये नहीं करना। इस चक्कर में पेरेंट्स और जो उनके बच्चे हैं उनके डिसीजन गलत हो रहे हैं। चाहे वो मैट्रिमोनियल एलायसिस हो, चाहे वो कॉलेज ज्वाइन करना हो, चाहे वो कोर्स ज्वाइन करना हो, चाहे वो जॉब ज्वाइन करनी हो, सभी ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ईगो प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, एंड बिकॉज यू हैव नॉट डेवलप्ड दोस काइंड ऑफ मेंटल एबिलिटीज दैट यू कैन विथस्टैंड योर डिसीजन, देयरफॉर दिस कन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। अब इसको दूर कैसे करना है, पेरेंट्स और उसके बच्चों के कन्फ्लिक्ट को दूर कैसे करना है? जब भी आपके बारे में पेरेंट्स कोई डिसीजन लें या आपको कोई डिसीजन सुनाएं, तो आपने अपने माइंड से भी उसको अनबायस्ड तरीके से अपने अच्छे और बुरे को ध्यान में रखते हुए उसके बारे में सोचना है। एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बताता हूं, ये हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। एक लड़की थी, उससे मेरी अट्रैक्शन हो गई, तो मुझे लगा कि इससे शादी करनी चाहिए, भाई मुझे पसंद है ये। तो मेरे और पेरेंट्स के बीच में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है या ये मेरी असमंजस है, प्लीज़ इसे क्लियर कीजिए। तो मेरे पेरेंट्स ने बड़ी शांति से मुझे सुना, अच्छा ठीक है, क्या करती है, ये करती है, किस कास्ट की है, इस कास्ट की है, क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ये फाइनेंशियल। तो उन्होंने पता है क्या कहा, बेटा देखो एक बार तुम सोच लो, सिर्फ ये कह देना ही मेरे माइंड की सारी क्लैरिटी को क्लियर करता गया और मेरे माइंड ने फिर अनबायस तरीके से उस चीज़ को डिसाइड किया कि ये लड़की मेरे लिए ठीक है या नहीं। सेम काइंड ऑफ डिस्कशन शुड बी देयर बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, कि आप बच्चे को अपना फैसला इस तरीके से लेने दें, इंडिपेंडेंटली तरीके से लेने दें, इस खुले माइंड से, ओपन माइंडेडनेस से, ब्रॉड माइंडेड से लेने दें कि बच्चे को भी उसमें अपना सही गलत दिखने लगे। होता क्या है कि आपके ऊपर फैसला थोप दिया जाता है और सिर्फ विरोध के चलते आप उस गलत फैसले को ले लेते हैं कि मेरे पापा ने मना किया था लेकिन वो मुझे अच्छा लग रहा है, कोई भी फैसला तो मैं यही करूंगी। दिस काइंड ऑफ डिस्कशन शुड बी बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। अब बात आती है जो अगला प्रॉब्लम हमारे बीच, अगली प्रॉब्लम हमारे ओपीडी में बच्चे मेंटल हेल्थ को लेकर आते हैं या अपनी लाइफ को लेकर आते हैं। मैं ये करना चाहती हूँ, डांसिंग करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा मुझे कॉलेज भेजना चाहते हैं। आई हैव पैशन फॉर दिस,
and but my parents want that my profession should be this. There is a conflict between profession and passion and you will face that. आप फेस करेंगे अपने कॉलेज लाइफ के दौरान भी, जब आप बोरिंग पाएंगे पढ़ाई को, आप कहेंगे कि ये तो मुझे करना ही नहीं था लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। एक वकालत की लड़की मेरी ओपीडी में आई, बड़ी डिप्रेशन में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर उसको हो रखा, वो बार बार बाथरूम में जाती और नहाती, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है एक तरह का। तो मैंने उससे बैठकर बात की, मैंने कहा आप क्या करते हो? सर आई एम लॉ ग्रेजुएट। मैंने कहा तुमने अपनी मर्जी से लॉ किया? नहीं, पापा चाहते थे। जब आप प्रोफेशन और पैशन को मिक्स करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को जो तुम्हें पूरी लाइफ लॉन्ग याद रहेगी, प्रोफेशन आपको जिंदा रखता है और पैशन आपको जिंदा दिल रखता है। तो इसीलिए आपको अपना सर्वाइवल मेंटेन करते हुए अपने पैशन को फॉलो करना है। अगर आपकी लाइफ की सिचुएशंस आपके पैशन को आपका प्रोफेशन नहीं बना पाई, और जरूरी नहीं है कि हर किसी का पैशन उसका प्रोफेशन बन जाए। आपको पता है मेरा पैशन क्या है? मेरा पैशन डॉक्टर बनना है ही नहीं, ना मेरा पैशन स्पीकर बनना है, ये सब मेरे को करना पड़ रहा है। मेरा पैशन है जर्नलिज्म, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहता था और अपने प्रोफेशन के बाद भी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की जर्नलिज्म में। और यकीन मानना कि डॉक्टर बनने के बाद जब मुझे सब लोग डॉक्टर के रूप में जानते हैं, मैं माइक लेकर एक गली में चला गया, रिपोर्टिंग करने के लिए चला गया। वो वीडियो मेरी मम्मी ने देख ली कहीं फेसबुक पर, और मुझे मेरी मम्मी बोलती है इसीलिए डॉक्टर बनाया था, गली में खड़ा होकर माइक पकड़ के बोलेगा कि यहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं, यहाँ पे नाला ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है जी, मैं सुनता रहा, मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, बिकॉज जनरेशन गैप। 30 दिन बाद 40 दिन बाद हमारी एक पड़ोस की आंटी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी अपनी जनरेशन वालों की बात समझ में आती है, हमारी तो आती नहीं, तो पड़ोस वाली आंटी बोली आए तेरा चोरा तो नवीन जिंदल गेले बैठा था, 10 मिनट हो गए बात कर देना है, और अंग्रेजी बोल रहा था, हमारे तो समझ में भी नहीं आती। फिर मेरी मम्मी पता क्या बोली, हाँ मन्ना क्या था इसका, जो तेरा जी करे बेटे वो कर ले। So this is the nature, this is the mindset of parents. When you achieve something, they show that it's their achievement. When you lose something, they put these errors, they put these failures on your shoulders that you are a failure. But इन सबका solution क्या है? उसको अपने दिमाग में जाने ही मत दो, कानों से सुनो और सामने से निकाल दो, बस मुंह से निकाल दो उसका जवाब देके। उसको दिमाग की तरफ जब तुम उसको लेकर जाओगे तो वो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा प्रेशर ही क्रिएट करेगा। पेरेंट्स की आदत ही है अपनी सलाह देनी, लेकिन सुनो जरूर, process it, but never have so much attention for their stupid things और जो टॉन्टिंग वो लोग करते हैं। और मैं बता देता हूँ कि पेरेंट्स क्या क्या करते हैं, मैं थोड़ा लेंथी ना हो इसलिए उसको छोड़ दिया था। पेरेंट्स आजकल क्या गलती कर रही हैं? बच्चों को टॉन्टिंग करना, ताने देना उनको, तुमने ये नहीं किया, तुम ये नहीं बनी, तू उठती नहीं है, तू काम नहीं करती है, तू कॉलेज नहीं जाती, तू क्या बनेगी, तू क्या करेगी, आगे ससुराल में जाके क्या करेगी। सबसे ज्यादा लड़कियों को सुनने को पड़ता है ताने देना, उनके इमोशंस को ना समझना। तुम जरा अपने पेरेंट्स को बताकर देखना कि पापा मुझे उस लड़के के लिए फीलिंग आती है, वो तुम्हारी इमोशंस थोड़ा ना समझेंगे, जबकि दैट इज अ नेचुरल फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन ऑफ एडोलसेंट्स। और इसीलिए लड़कियां बिगड़ती हैं, बिकॉज पेरेंट्स कहने को तो वो कहते हैं हम तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, कोई बात हो हमें बताना बेटा, तुम बता के देखो जरा। इमोशनल आपकी भावनाओं को वो समझते नहीं हैं। जरूरत से ज्यादा अपनी फैसलों को आप पर थोपना, हर बात में आप पर थोपना, आपकी रिस्पेक्ट ना करना, ये मजाक की बात नहीं है। जैसे जैसे हम होते हैं, एज बढ़ती है हमारी, तो हमारा माइंड सोसाइटी में एक ईगो क्रिएट करता है, एक आइडेंटिटी क्रिएट करता है, मैं भी कुछ हूँ। अब जैसे आज मैं डॉक्टर हूँ, मेरी कोई रिस्पेक्ट है, 4-5 लोग मुझे जानते हैं, तो मेरी एक आइडेंटिटी क्रिएट होगी, ईगो क्रिएट होगी। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे वो घर पे रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, तो मेरी वो ईगो हर्ट होती रहेगी, और धीरे 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 वो जो ईगो हर्टिंग है वो एक वूंड बन जाएगी, एक जख्म बन जाएगी, जो मुझे अपने ही पेरेंट्स का दुश्मन बना देगी, मुझे वो जहर लगने लगेंगे। ये तो शुरू से ही मेरे को ऐसे करते हैं, बचपन से ही इन्होंने मेरे को ऐसे कर रखा है। और ये पेरेंट्स गलती करते हैं, रिस्पेक्ट ना करना, धक्के से कहीं पर भी शादी करना और फिर शादी तुड़वाना। पहले तो शादी करवा देंगे, और आप मानिए आज जितने भी रिसर्च हो रही है डिवोर्स में, लड़की के पेरेंट्स या लड़की की मदर ही रिस्पॉन्सिबल है डिवोर्स के लिए, वो उसको इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देती है। और ये आपकी बिल्कुल सही स्टेज है जानने की, बिकॉज आफ्टर कॉलेज सम ऑफ द गर्ल्स विल बी मैरिड इन देयर लेटर लाइफ। तो मैंने आपको पैशन और प्रोफेशन के बारे में बताया, और अब आ जाते हैं आपके सबसे फेवरेट टॉपिक पर, लव एंड रिलेशनशिप्स। देखो कितनी स्माइल आ गई। अक्सर कॉलेज को लव एंड रिलेशनशिप लाइफ से भी जोड़ा जाता है, और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का है कि कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज का एक पार्ट हमारा इससे जुड़ा हुआ होता है। लव एंड रिलेशनशिप्स आर नेवर रॉन्ग, माइंड इट, लव एंड रिलेशनशिप्स आर नेवर रॉन्ग, द पर्सन इज। व्यक्ति गलत या सही होता है, प्यार या रिश्ता बुरा नहीं होता। और आप लोग क्यों गलत फैसला ले लेते हैं, ध्यान से सुनना, आपका ये कंसेप्ट कोई क्लियर नहीं करेगा, ना सोशल मीडिया क्लियर करेगी, ना
नहीं, मैं तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ ना, वो तो सुन लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के अंदर जो गलत फैसले को लेकर होती है इस दौरान लव एंड रिलेशनशिप्स में, वो ये कि आप 4 तरह के इमोशंस के बारे में जानते ही नहीं हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप इन अवर बायोलॉजिकल सिस्टम। नंबर 1 लस्ट, नंबर 2 लव, नंबर 3 अट्रैक्शन एंड नंबर 4 अटैचमेंट। आप लस्ट को ही अटैचमेंट समझ लेते हैं, आप लव को ही अटैचमेंट समझ लेते हैं, आप अट्रैक्शन आकर्षण को ही अटैचमेंट समझ लेते हैं, इसीलिए आप धोखा खाती हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखना, ये भी प्रोवर्ब, ये भी बात आपको ताउम्र याद रहेगी कि जब कभी भी आपको मुश्किल सही और गलत आसान में से चुनने का मौका मिले तो हमेशा मुश्किल सही चुनना, क्योंकि आसान जो गलत है वो आपको पूरी उम्र तंग करेगा। यकीन मानना, एक पेशेंट आई मेरे पास ओपीडी में, शी वॉज इन सिवियर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन। मैंने कहा क्या बात है, बताओ, मुझे बताओ पर्सनली, कोई किसी को नहीं बताऊंगा, मैं कॉन्फिडेंशियल रखूँ। उसने कहा सर आज से 10 साल पहले मैंने पेरेंट्स से लड़के इस लड़के से शादी की, मेरे हस्बैंड से, उसको लाई नहीं थी वो ओपीडी में, उससे शादी की। तब मुझे लगा जो मैंने सपने देखे थे कि मैं तो एक रोटी में गुजारा कर लूँगी, जो भी करता होगा कर लूँगी, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो इसके साथ ज़िंदगी जैसी चलती होगी बिता लूँगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, बच्चे हुए, आज हमें फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से गुजरना पड़ रहा है। और आज वो स्टेज है, ना हमारे पास घर का मकान है, आज भी हम किराए पर हैं, ना इनके पास स्टेबल जॉब है, और ये रोज़ अब शराब पीते हैं, मुझे मारते हैं, और अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की ने गलत आसान चुना, मुश्किल सही की बजाय। आप जिस एज में इस समय कॉलेज में एंटर कर रहे हैं, बिल्कुल अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल आपका आकर्षण होगा अपोजिट सेक्स के प्रति, बिकॉज देयर इज अ फ्लडिंग ऑफ हार्मोन्स इन योर बॉडी एट द टाइम। बट उस हार्मोनल और इमोशनल बैलेंस को अगर आपने नहीं बनाकर रखा तो यकीन मानिए आपकी लाइफ, पूरी लाइफ जो है वो दुख में बीतेगी, वो डिसीजन आपका गलत ही होगा। क्योंकि आप जिस बाबू सोने को चुनते हैं, आप जिस बाबू सोने को चुनते हैं वो बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं होता। आपको भी ये लगता है कि मैं भी कुछ नहीं बनी, अभी इनिशियल स्टेज ही तो है, कुछ बनने की क्या जरूरत है, जब बिना बने ही मुझे ये मिल गया। वो भी बेचारा कुछ नहीं बना होता, वो आपकी एज का होता है, तो बाबू वो किराए की मोटरसाइकिल मांग के लाता है और फिर उसके बाद आप, उसके बाल भी ऐसे होते हैं। कई बाबू सोने तो ऐसे होते हैं कि अगर बताओ भी ना किसी को कि ये इसका बाबू सोना है तो लोग हंसते हैं 4 दिन तक, तो बता यार ये कहाँ यार, बता, हद होगी, कहाँ जा रहा है यार देश, बता हमारा। तो वो बाबू सोना उसने चुन लिया। अब वो बाबू सोना कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, आईएएस ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर तो है नहीं, क्योंकि बाबू सोने बनते नहीं है आसानी से। वो अलग बात है कि बदला बुदला लेने के चक्कर में होता नहीं है पिक्चरों में। अब आप ध्यान से सोचिए कि जो ये बाबू सोना का पीयर प्रेशर, मीडिया प्रेशर आपके ऊपर थोपा गया है, बड़ी आसान भाषा में समझना, तुम्हें समझ में आ जाएगी। मूवी देखते हैं हम, मूवी के अंदर जो भी हम चीज़ देखते हैं, हमारे ब्रेन की एक क्वालिटी होती है कि whatever it sees, it perceives it as reality। अगर मैं आपको भी थोड़ी देर पहले कहानी सुना रहा था कि एक लड़की थी, मैंने अपने पापा को बताई, तो आपने उसको रियलिटी समझ लिया। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अवर ब्रेन, दैट whatever it sees, whatever it listens, whatever it hears, it perceives it as reality। It starts processing it, it starts relating it to the emotions of your body, your mind, and it creates a new idea in yourself that whatever has happened with this person maybe happen with me in near future। और वही होता है आपके साथ जब आप मूवीज देखते हैं, फिल्में देखते हैं, आप रील्स देखते हैं, आप वीडियोस देखते हैं, तरह तरह की उल्टी सीधी या ये जो लव की कहानियां देखते हैं आप पिक्चर में। आप कभी देखना कि जो रियलिटी में पिक्चरों में दिखाए जाते हैं हीरो, क्या बाबू सोने वैसे होते हैं क्या? जो विमल की एड सुपरस्टार्स करते हैं ऐसे अपने मसल्स दिखाकर और कहते हैं कि जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, जो असली में गुटखा खाते हैं वो कौन होते हैं पता है ना आपको? मरियल से बिहारी, क्या टाइम हुआ है। तो वही चीज हमारे साथ हो रही है कि जो हमारी रियलिटी हम परसीव कर लेते हैं मूवीज को देख के, और रियल लाइफ में जब हम उसको एनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि दिस इज लव, दिस इज अट्रैक्शन, दिस इज कॉलेज लाइफ, दिस इज रिलेशनशिप, द टोटल सिनेरियो, द टोटल माइंडसेट, द टोटल कंसेप्ट ऑफ रिलेशनशिप दैट इज देयर इन योर माइंड इज टोटल स्टूपिडिटी। You cannot take decision of your life just based on your single perception about life, because ultimately जब आप उसके साथ शादी में जाएंगी ना, जब आप उसके साथ लाइफ स्पेंड करेंगी, तो वही बाबू सोना आपको दुश्मन लगेगा। और यही रीजन है कि आज जो जेन जी के अंदर, पहले के टाइम में सिर्फ
बहुत दूर से अट्रैक्शन होता था, लव लेटर लिखने में भी 5-6 महीने लग जाते थे। उसके बाद जो एक फेज़ आया था, ट्रेंड आता रहता है सोसाइटी में, उसके बाद ट्रेंड आया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कि जी हमारा एक रिलेशन हुआ, बॉय की अलग शादी होगी, गर्ल की अलग शादी होगी, सोशल मीडिया था नहीं, वो कभी मिले नहीं, कभी 30 साल बाद बूढ़े होकर मिलते थे तो रोते थे मिलके, हाँ तू मेरा वो था बॉयफ्रेंड। उसके बाद जो है, उसके बाद कंसेप्ट आया सोशल मीडिया का। अब उसके होने क्या लगा, मैरिज हो गई, उसके बाद भी कॉन्टैक्ट में, हाँ हम अच्छे फ्रेंड्स थे, अभी भी आपको फेसबुक उनकी फ्रेंड लिस्ट में मिल जाएंगे उनके जो पास्ट के लड़के होंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर लिव इन शुरू हो गया, ट्रेंड शुरू हो गया कि मैं तो मैरिज कराने की क्या जरूरत है, लिव इन में रह लेते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो गया कि जी मैरिज के बाद भी आप एक्स्ट्रा पार्टनर्स रख रहे हैं। और अब क्या शुरू हो गया, अब मैरिटल किलिंग शुरू होगी। दिस इज जस्ट बिकॉज यू आर least understanding about relationship. That shows that you are never mature enough to build a static relationship your life. ये आपकी stupidity, mental failure, emotional failure, आपका character failure, इन सब चीजों को दर्शाता है। आप इसे बड़ी चीज मत मानिए। कोई रिलेशनशिप डेवलप करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जानवर से लेकर ह्यूमन बीइंग्स ये सब कर ही रहे हैं, रिलेशन डेवलप कर ही रहे हैं, लेकिन जानवरों से भी बदतर हमारी जेनजी और आने वाली जनरेशन हो गई है। और इस चीज को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगा है हमारा समाज की, अगर मेरे शादी से पहले 4 अफेयर नहीं है तो बेटा तेरे बस का कुछ नहीं है। तो दिस इज द टोटल स्टूपिडिटी इन माइंड ऑफ योर यंगस्टर्स। और आप एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने कॉलेज टाइम में कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप फेस किया है तो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपका माइंड कभी भी उस वुंड से, उस ट्रॉमा से नहीं निकल पाता, एंड यू विल नेवर बी आउट ऑफ दैट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आपकी मैरिटल लाइफ पूरी प्रभावित रहेगी, चाहे आपने 20 साल पहले भी किसी से रिलेशन किया हो, बिकॉज योर माइंड हैज परसीव्ड दैट रॉन्ग पर्सन एज योर partner, as your permanent partner, and their new partner to whom you have married will never satisfy you in any form. So always remember this. तो कभी भी इन रिलेशंस अगर आप कर रहे हो तो बहुत हेल्दी रिलेशंस करो ना, जिसे तुम प्लान कर सको, अपनी लाइफ के लिए प्लान कर सको। जो बाबू सोना तुम्हारे साथ अभी है, पहली बात तो तुम उसे क्या कर, देखो मुझसे शादी कराएगा, आधे बाबू सोने तो वैसे ही भाग जाएंगे। और बाकी बाबू सोने जो आपके हैं उनको जरा देखना, उनका पूछना कि वो क्या करते हैं, कहां रहते हैं, एक बार उनका जरा असली मकान देखकर आना, असली जो वो काम करते हैं वो देखकर आना, तो तुम्हारे दिमाग का नशा उतर जाएगा और तुम्हें दिखने लगेगा कि साइकेट्रिक ओपीडी में कोई डॉक्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समझ आ गई आपको बात लव एंड रिलेशनशिप की? पर्पस ऑफ लाइफ। सबसे ज्यादा अगला सवाल जो हमारी ओपीडी में कॉलेज गोअर्स, यंगस्टर्स, एडोलसेंट्स पूछते हैं वो ये कि हमारे जीवन का क्या मकसद है। क्योंकि अक्सर जब हम लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, कुछ बन नहीं पाते, हमारी लाइफ में आइडेंटिटी क्राइसिस के फेस आते हैं। किसी ने सुना आज तक ये वर्ड आइडेंटिटी क्राइसिस? हैव यू हर्ड दिस टर्म बिफोर, आइडेंटिटी क्राइसिस? कई फेसेस होते हैं लाइफ के जब हमें आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है, जाने अनजाने। किसी को एक बार हो जाता है, किसी को बार बार भी होता है। जैसे जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जैसे आपने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया, आपका नया प्रोफेशन स्टार्ट होने वाला है, आपकी ग्रेजुएशन शुरू होने वाली है, आइडेंटिटी बताऊंगा आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। सेकंड आइडेंटिटी क्राइसिस किसी व्यक्ति के जीवन में आता है जब उसकी मैरिज हो रही होती है कि मैंने सही किया कि नहीं, सही पार्टनर चूज किया कि नहीं। थर्ड आइडेंटिटी क्राइसिस एक जो इंसान है उसकी जिंदगी में आता है जब वो पेरेंट बनता है, माता पिता बनता है कि यार मैं बच्चे को संभाल पाऊंगा कि नहीं, इसकी जिम्मेवारी उठा पाऊंगा कि नहीं। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्राइसिस आता है उसके रिटायरमेंट के टाइम, जब उसकी जॉब छूट रही होती है। रिटायरमेंट मतलब अपनी जॉब से लेकर, अपने प्रोफेशन से लेकर, अपने एकेडमिया से लेकर, अपने मैट्रिमोनियल सफर से लेकर, जितने भी आइडेंटिटी क्राइसिस एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं उसके माइंड में उथल पुथल चलती है। आइडेंटिटी क्राइसिस, उथल पुथल इन माइंड कि मैं क्यों हूं, क्या यही मेरी लाइफ थी, क्या ये डिसीजन सही है, मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं कि क्या रहेगा, इसका क्या फ्यूचर रहेगा, मैं इसीलिए आया हूं क्या दुनिया में। वो आइडेंटिटी पर जब अपने सवाल करने लगता है तो आइडेंटिटी क्राइसिस उस व्यक्ति को हो जाता है। तो इस आइडेंटिटी क्राइसिस के दौरान व्यक्ति को पर्पस ऑफ लाइफ याद आता है कि मेरे जीवन का क्या मकसद है। अब ध्यान से सुनना, ये आपको कहीं सोशल मीडिया पर भी नहीं मिलेगा और ना आपको इसका जवाब कोई आध्यात्मिक गुरु दे सकेगा, क्योंकि इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। इधर देखे, सभी बोर हो रहे हो क्या? अच्छा, हमारी लाइफ के 2 पर्पस हैं, एक तो बायोलॉजिकल पर्पस और एक अदर देन बायोलॉजिकल पर्पस, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड बायोलॉजी। बायोलॉजिकल पर्पस के 3 सब हेड्स हैं। नंबर 1 सर्वाइवल। हमारा जो बायोलॉजिकल पर्पस नंबर 1 है जिंदा रहना, हम अपने आप को किसी भी तरीके से जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है एग्जिस्टेंस बनाए रखना हमारी स्पीशीज की, कि हम जो ह्यूमन बींग्स बने हैं, हम जो भी जितने भी आप देख लीजिए स्पीशीज है, कॉकरोच की है, मक्खी की है, चूहे की है, बिल्ली की है, वो सब अपनी अपनी स्पीशीज को एग्जिस्ट रख रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, नेचर से लड़के, डेथ को अवॉइड करके, मौत से लड़ते हुए स्पीशीज को बनाए रख रहे हैं। और थर्ड जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है वो है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन होता है आगे अपनी स्पीशीज को बढ़ाना, कि हम अब आगे बच्चे पैदा करेंगे, फिर उससे आगे बच्चे पैदा करेंगे। दीज आर दी 3 बायोलॉजिकल पर्पसेस ऑफ अवर लाइफ। और बियॉन्ड बायोलॉजी,
जो इंडिविजुअल लेवल पर हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है, नंबर 1 पर्सनल फुलफिलमेंट। हम सब लोग अपनी खुशी के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दैट इज नंबर 1 बियॉन्ड बायोलॉजी पर्पस ऑफ लाइफ। नंबर 2 इज कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, समाज के लिए कुछ करना कि हाँ जी मैं आया हूँ, मैं एक सोशल एनिमल हूँ, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं मैडम की हेल्प कर देता हूँ, मैं बच्चों के लिए लेक्चर कर लेता हूँ, मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, चलो मरीजों की सेवा हो जाएगी, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। और नंबर 3 हमारा बियॉन्ड बायोलॉजी पर्पस ऑफ लाइफ है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अपने से ऊपर की पावर को पहचानना, जिसमें कई आध्यात्मिक गुरु आपने देखे होंगे कि जिसको तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसने तो मुक्ति पा ली, इसने भगवान को जान लिया। तो टू ट्राई टू नो अबाउट द हायर इंटेलेक्ट, टू नो अबाउट द, टू हैव ए क्वेस्ट टुवर्ड्स द यूनिवर्सल एनर्जी दैट इज गवर्निंग द पावर ऑफ दिस यूनिवर्स, ये तीसरा पर्पस ऑफ लाइफ बियॉन्ड बायोलॉजी है हमारा। तो ये 6 पर्पस हैं, 3 बायोलॉजिकल और 3 नॉन बायोलॉजिकल या बियॉन्ड बायोलॉजी। तो जब कभी भी आपको आइडेंटिटी क्राइसिस आए तो आप एक बात ध्यान रखना कि आपका एक पर्पस ऑफ लाइफ तो पूरा हो ही रहा है, बायोलॉजिकल पर्पस, तो उसको तो आप पर्पसफुली जी रहे हैं क्योंकि आप जिंदा भी रहेंगे, आप लोग आगे बच्चे भी पैदा करेंगे और आप लोग जो है मीन्स अपनी स्पीशीज को भी एग्जिस्ट रख रहे हैं। तो नेवर वरी अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ, वेदर you are having a purpose or not, beyond biology purpose or not, you are serving one purpose of life, that is biological purpose। तो ये आपका उस सवाल का जवाब है जो लोग अक्सर हमारी ओपीडी में आकर पूछते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज के यंगस्टर्स या कॉलेज गोअर्स में आती है वो आती है मैच्योरिटी। ये आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल ही जाएगा, तुम अभी भी मैच्योर नहीं हो, कैसी बातें कर रही हो, तुम तो बिल्कुल ही मैच्योर हो, तुम्हें तो अकल ही नहीं है। लेकिन मैच्योरिटी का सही मतलब अक्सर किसी को पता ही नहीं कि मैच्योरिटी क्या है। पहली बात तो उम्र से मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है, किसी को मैच्योरिटी 20 साल में आ जाती है और किसी को 40 साल लग जाते हैं मैच्योर होने में। और वो पर्सन सबसे सही पर्सन मानता हूं मैं जो दूसरों के अनुभव से मैच्योर हो जाए। अगर आप हर प्रॉब्लम, आज तो इतना हमारा समाज उन्नत हो चुका है, इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि हम लोग दूसरे के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से जान सकते हैं। मैं 100 लोगों का एक्सपीरियंस यूट्यूब पर जान सकता हूं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तो द पर्सन हु लर्न्स फ्रॉम अदर पर्सन्स एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट मैच्योर पर्सन। अगर मुझे कहे कि वहां मत जाना, वहां मैं 20 बार गया हूं, वहां पर यह प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर मैं मैच्योर नहीं हूं तो मैं वहां जाकर देखूंगा कि पहले मैं भी जाके देखूंगा, तो जब फिर मैं उससे सीखूंगा तो दैट मीन्स आई हैव गेन्ड मैच्योरिटी बट माय पर्सनल एक्सपीरियंस। द इंटेलिजेंट पर्सन इज दैट हु इज दोज पर्सन्स हु लर्न फ्रॉम अदर पर्सन्स एक्सपीरियंस। तो आइए जानते हैं कि लड़कियों के अंदर मैच्योरिटी के क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, क्या क्वालिटीज हैं, जब आपको एहसास होगा। और इन सभी को सुनते हुए आप जरा देखना अपने माइंड में कि क्या आप मैच्योर हैं। और अगली बार अगर आपको कोई कहे कि तुम मैच्योर नहीं हो तो आप देखना कि इनमें से आपके अंदर क्या मिसिंग है। बोर हो रहे हो क्या? चलो, द स्टेट ऑफ बीइंग मेंटली एंड इमोशनली वेल डेवलप्ड एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल इज कॉल्ड मैच्योरिटी। यानी अपने आप को मेंटली और इमोशनली अगर आप वेल डेवलप्ड है तो ये चीजें आपको दिखने को मिलेंगी। एक लड़की जो बाउंड्री सेट करती है, चलिए स्टॉप। एक लड़की जो बाउंड्री सेट करना जानती है अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप्स में कि यहां तक मर्यादा को स्थापित करती है, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जो सेल्फ अवेयर है कि हाँ मैं क्या कर रही हूं, मेरे लिए क्या सही या गलत है, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना जानती है और अपने इमोशंस को अपने एक्शंस पर हावी नहीं होने देती, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जिसके अंदर दूसरों के लिए एम्पैथी है, दया है, जो समझती है दूसरे को, दूसरे की फीलिंग्स को और उससे शेयर भी करती है, उसकी फीलिंग्स को भी शेयर करती है, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने कलीग्स के लिए, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जो हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन करती है, हेल्दी रिलेशनशिप्स मीन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एंड सिक्योर रिलेशनशिप्स, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जो पॉजिटिवली किसी भी लड़ाई को हैंडल करती है, कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन करती है, शांति से कंस्ट्रक्टिवली उस लड़ाई को सुलझाती है, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जो अपने माइंड के अंदर जो स्ट्रेस है उसको ठीक ढंग से मैनेज कर पाती है, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जो ओपन माइंडेड है, जो देखे कि बाहर समाज में जो हो रहा है उसमें से अच्छी या बुरी चीज कौन सी है और अच्छी चीजों को अपने अंदर समाग्रहित कर ले, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जो एडेप्टेबल है, जो किसी भी सिचुएशन में खुद को ढाल ले अपने आप को बचाती हुई, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जो थॉटफुल है, थॉटफुल मतलब जो वो बोल रही है और जो वो कर रही है वो सोचती है कुछ भी बोलने या करने से पहले, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जो अपनी ग्रोथ पर फोकस करती है कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, स्पोर्ट्स का फील्ड हो, पढ़ाई का फील्ड हो, घर के कामकाज हो, मैरिटल रिलेशनशिप हो, मुझे ग्रोथ करनी है, वो लड़की मैच्योर है। वो लड़की जिसके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जिसके अंदर ग्रेटिट्यूड है, जो भी मेरे पास है उसके लिए भगवान का शुक्रिया, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जिसके अंदर फॉरगिवनेस है, जो सबको माफी देना जानती हो कि ठीक है इसने साथ मेरे साथ बुरा कर दिया, आई फॉरगिव हिम, आई फॉरगिव हर, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जिसके अंदर
अंदर दूसरों के लिए और खुद के अंदर रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जिसके अंदर इंडिपेंडेंस है, जो अपने पैरों पर खड़ा होना सोचती है या जानती है, वो लड़की मैच्योर है। एक लड़की जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं ये करके दिखा सकती हूँ, वो लड़की मैच्योर है। और एक लड़की जिसका अपनी लाइफ पर कंट्रोल है बहुत हद तक, वो लड़की मैच्योर है। काइंडनेस है जिसके अंदर दूसरों के लिए दया भावना है, वो लड़की मैच्योर है। तो आप देखिए अपने माइंड को स्कैन करके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैच्योर फीमेल। अब हम आ जाते हैं, बोर हो रहे हो क्या? अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, कॉलेज। आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ये भी डेस्टिनी का एक पार्ट है। आपने उन चीज़ों को पार करते हुए कॉलेज ज्वाइन किया है जो बहुत सारी लड़कियां नहीं कर पाती। आप देखिए कई स्कूल ड्रॉप आउट रेट कितने हैं, हमारे पेरेंट्स भेजते नहीं हैं कि कॉलेज नहीं भेजते यार, कॉलेज के नाम से ही उनको नफरत है, लड़कियां बिगड़ जाएंगी, पैसे नहीं लगाते हम इसके ऊपर, इसकी शादी करनी है। तो आप उनमें से खुशनसीब लड़कियां हो जिनको कॉलेज नसीब हुआ है। और यकीन मानना, जो लोग कॉलेज से मन उतारते हैं, जो लोग कॉलेज से मन उतारते हैं ना कि कॉलेज अच्छा नहीं है, हाँ ये कोई कॉलेज है, कॉलेज तो वो है, यकीन मानना किसी भी कॉलेज की बिल्डिंग, दीवारें या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर उसे हैपनिंग नहीं बनाता, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे उसे हैपनिंग बनाते हैं। किसी भी कॉलेज में आप विजिट कर देना, दीवारें इसी ईंट की बनी हुई हैं, वहाँ पे कौन से बच्चे कैसे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है। अगर आप अपने कॉलेज को जिंदा दिली से प्यार करेंगे कि हाँ ये मेरा कॉलेज है और ये मेरे परिवार की तरह है, ये बच्चे मेरे परिवार की तरह हैं, तो आप इसमें पूरा एंजॉय कर सकते हैं। कॉलेज की हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना। एक पंजाबी सॉन्ग आपने सुना होगा, कॉलेज च जितया मेडल में वे काम मेरे आया ना कि ब्याह के बाद गिद्दा मैंने कभी पाया ना। तो वही हाल है, भले ही कॉलेज में जीता हुआ मेडल आपके काम आए या ना आए, भले ही कॉलेज में पाया हुआ गिद्दा शादी के बाद आप कहीं पर करें या ना करें, लेकिन जब वो पल आपकी लाइफ में दर्ज हो गए, वो मेमोरीज जो आपकी माइंड की मेमोरीज में दर्ज हो गई, वो कोई उनसे मिटा नहीं सकता और आप मिस करेंगे कॉलेज को। और जो दोस्त हैं हमारे कॉलेज में हमारे बनते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि कॉलेज खत्म हुए एक अरसा बीत गया, कॉलेज खत्म हुए एक अरसा बीत गया, अब दोस्तों से मुलाकात नहीं होती, बातें तो हो ही जाती हैं कभी कभी, पर बातों में वो बात नहीं होती। तो इसीलिए आप कॉलेज, जिस समय कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज को कॉलेज की तरह एंजॉय कीजिए। जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो डांस हैं, चाहे वो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं, चाहे कितनी भी आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट की हैं, उसमें किसी ना किसी तरीके से पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए मौका है, वो लाइफ में आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा ये कैंपस, ये कुछ। चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में भी चले जाना, वहाँ आपको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा कि आपने ग्रेजुएशन में सब कर रखा है, अब तुम वो करोगी जो तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में करोगी। और वो चीज़ मैं कभी मिस नहीं करता, क्योंकि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ को जितना जिंदा दिली से जिया है ना, 5 ईयर्स जो मैंने फरीदाबाद के कॉलेज में स्पेंड किए, मतलब वो कॉलेज भी नहीं भूला होगा आज तक कि डॉक्टर विनय गुप्ता हमारे यहाँ से पढ़ के गया है। बोर हो रहे हो? नेक्स्ट जो सबसे बड़ा इशू हमारे सामने ओपीडी में आता है, फ्रीडम, आज़ादी। और ये इतना ब्रॉड कंसेप्ट हमारे माइंड में है, होना चाहिए, लेकिन हमने इसको उतना ही नैरो कर लिया है। बीइंग ए गर्ल, आपके अंदर फ्रीडम को बहुत ही कंस्ट्रिक्ट तरीके से, बहुत ही संकीर्ण तरीके से आपके माइंड में प्लांट कर दिया गया है कि अगर तुम छोटे कपड़े पहनोगी तो तुम फ्रीडम कर रही हो, अगर तुम किसी से भी रिलेशनशिप कर रही हो, फ़ोन पे बात कर रही हो, तो वो फ्रीडम है। यकीन मानना कि ये फ्रीडम का पार्ट है ही नहीं। अगर ये फ्रीडम का पार्ट होता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही ना लिख देते कि भाई टू वियर शॉर्ट क्लॉथ्स, यू हैव टू फ्रीडम ऑफ वियरिंग क्लॉथ्स। इन चीज़ों से ऊपर उठो। फ्रीडम आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए है। क्या कभी किसी लड़की ने फ्रीडम को इस सेंस में यूज किया कि मैं सबसे टॉप पर पहुंचूंगी किसी भी जुडिशियल एग्जाम में, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम में, किसी भी पुलिस एग्जाम में, किसी भी बैंकिंग एग्जाम में? सबने फ्रीडम को बहुत ही लो लेवल पर आकर स्थापित कर दिया, और उसमें पुरुष समाज भी उतना ही जिम्मेवार है। उनको भी जो आसान लगा कि ले तुझे आज़ादी दे दी, देख तू इसीलिए आज़ाद है कि तू उसके साथ जा रही है। लेकिन सच्चे अर्थों में आज आप स्कैन करके देखना अपने परिवार को ही, क्या आपकी मदर को भी फ्रीडम है? नहीं। वी आर लिविंग इन ए विम दैट वी आर फ्री, but women are not free. They are always in the claws of man. वो हमेशा से आदमियों के पंजों में ही रही हैं। तो आप लोगों ने, जो आप कॉलेज से जाओगी, तो फ्रीडम के मतलब को बदलने की कोशिश करना, एटलीस्ट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। और आपने किसी भी जो इंसान है, जो मेल काउंटर पार्ट है, उसके पंजों में नहीं आना है। अगला जो सबसे बड़ा कंसेप्ट आता है हमारे सामने ओपीडी में, आता है ड्रीम्स एंड डिजायर्स। अगर आपका सपना ही नहीं होगा, टारगेट ही नहीं होगा, तो आपकी लाइफ बेकार है।
अभी थोड़े दिन पहले मैं एक ई रिक्शा में सफ़र कर रहा था, मेरे को बस स्टैंड जाना पड़ गया, तो गाड़ी में निकालता नहीं हूँ जब लोकल में जाने हो तो, और वहाँ पार्किंग की भी समस्या है। तो मैंने उससे वैसे ही बातचीत शुरू कर दी ऑटो वाले से, आपको मेरा वो तो व्यवहार तो पता लग ही गया होगा, हाँ भाई और क्या हाल चाल है, क्या कर रहा है, लाइफ ठीक ठाक है और क्या। तो मैं क्या प्लान है तेरा लाइफ को लेके? कहता कुछ नहीं, बस एक ही सपना है मेरा, तो दिवाली तक इस वाली ई रिक्शा का लोन उतर जाए और एक नई ई रिक्शा ले लूँ। तो अब आपको इसका ड्रीम बहुत ही छोटा लगेगा, लेकिन उसका एटलीस्ट एक ड्रीम और टारगेट तो है। तो सपने हमेशा देखो, लेकिन इस कहानी से हमें एक चीज़ और पता लगी कि सपने बड़े देखो। आप जहाँ पर हो, आपको वो दीवारें तो वहाँ पर रोक सकती हैं, लेकिन आपके सपनों को कोई नहीं रोक सकता। तो थिंक ब्रॉड, इतनी ऊंचा सोचो कि अगर वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाए तो जहाँ तक आप पहुँचोगे तो दुनिया तब भी कहे कि ये ऊंचाई पर ही है। तो ऑलवेज ड्रीम एंड परस्यू योर ड्रीम्स, ट्राई टू परस्यू योर ड्रीम्स। और अब आ जाते हैं फेमिनिज्म पर, सूडो फेमिनिज्म पर, जो आज समाज में है, जो आपको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ेगा सोसाइटी में जाकर, कि आज गर्ल्स के राइट के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, गर्ल्स को पावर दी जा रही है, चाहे वो जुडिशरी हो, भारतीय न्याय संहिता हो या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो, लेकिन अभी भी फेमिनिज्म कहीं पर मिसिंग है। तो आपने ये भी ध्यान रखना है आने वाली लाइफ में बीइंग ए गर्ल कि आपका कानूनी तौर पर भी मिसयूज ना हो। आप देखिए जितने भी गर्ल्स को राइट दिए गए हैं उसमें भी पुरुष प्रधानता ही है। एक गाँव की सरपंच बन जाती है एक महिला, लेकिन उसका पति प्रतिनिधि बना हुआ है। जो चेयरमैन है वीमेन, उसका प्रतिनिधि उसका हस्बैंड बना हुआ है। जब तुझे प्रतिनिधि बनाना था तो फिर तुझे पावर क्यों दी? तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपके राइट के पीछे कि आपको ये हक दिया जा रहा है, किसी पुरुष का फायदा हो रहा है क्या? अगर वो फायदा पुरुष को मिल रहा है तो समझ लीजिए कि यू आर लिविंग इन सूडो फेमिनिज्म। आपको एक झूठे फेमिनिज्म में फंसाया गया है। और मैं एक फेमिनिस्ट क्यों हूं? मैं क्यों लड़कियों के लिए लड़ता हूं या लड़कियों की वकालत करता हूं? क्योंकि मैं आदमियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं औरतों के पक्ष में क्यों हूं? क्योंकि एक स्कूल जाती हुई बच्ची के साथ जब रेप होते हुए खबरें देखता हूं तो उसके पीछे एक आदमी है। कॉलेज के बाहर चक्कर लगाते हुए लड़कियों को छेड़ने की कोशिश करने वाला एक आदमी है। बस में लड़कियों से टकराकर उनको छेड़ने की कोशिश करने वाला एक आदमी है। घर की नौकरानी को गलत निगाह से देखने वाला भी एक आदमी है। शादी का झांसा देकर किसी लड़की की इज्जत ले लेना या उसको धोखा देने वाला भी एक आदमी है। किसी शादीशुदा औरत को अपने प्यार में बहला फुसलाकर उसका घर खराब करने का जिम्मेवार भी एक आदमी है। घर वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को ताने देने वाला और मारपीट करने वाला भी एक आदमी है। औरतों को कम कपड़ों में दिखाकर अपना सामान बेच देने वाला भी एक आदमी है। आगे बढ़ने के नाम पर उसकी इज्जत ले लेना या उसका शोषण करने वाला भी एक आदमी है। लड़की ट्रेन की तरह आती है, एक आएगी एक जाएगी अगली फिर आएगी, ये कहने वाला भी एक आदमी है। अपनी बेटी के सपनों को कुचलने वाला बाप भी एक आदमी है। औरतों पर बेफालतू की रोक टोक लगाने वाला भी एक आदमी है। तो देयरफॉर आई एम फेमिनिस्ट कि हम आदमियों को ही आगे आना होगा कि लड़कियों के साथ कोई भी अत्याचार इस पूरे समाज में ना हो। और आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक स्टेशन पर रात के टाइम एक औरत अकेली बैठी थी और उसके पास एक आदमी आता है। वो कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो उस औरत ने पता क्या जवाब दिया? मगर किससे? समझ में आई तुम्हें? सो बी बोल्ड, बी ब्रेव, और हमेशा अपनी जो नजरें हैं आसमान की तरफ रखना। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे छिछोरे को अपनी लाइफ में लाकर अपनी लाइफ ना बर्बाद करना। कुछ बनना भले ही मत, लेकिन बिगड़ना कभी मत। इसके साथ ही मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपनी लाइफ का पहला कमेंसमेंट लेक्चर जो किसी सेशन या गर्ल्स के बैच को मैंने दिया, वो आज यहाँ कन्या महाविद्यालय ढांड डडवाना में दिया। और उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती संगीता शर्मा जी को और उनके स्टाफ मेंबर सुनीता गुप्ता जी को कि उन्होंने मौका दिया कि मैं आपके बीच आकर अपने कुछ विचार व्यक्त कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।